हेलो नमस्कार जय हिंद। आप में से कई सारे लोगों का एक सवाल है कि सर सीएपीएफ फोर्सेस का रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। देखो भाई, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करेंगे तो शायद बात बड़ी छोटी पड़ेगी, क्योंकि इनका रोल अगर आप लोग देखोगे तो देश के इंटरनल जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उनका एकमात्र सॉल्यूशन सीएपीएफ फोर्सेस के रूप में है। अगर हम लोग बात फोर्सेस के रूप में कर रहे हैं तो ठीक है, ये वो फोर्सेस हैं जो इंटरनल किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो यही लोग फील कराते हैं। कैसे है सुरक्षित हाथों में? वेल, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपके पास यहां पर अलग अलग तरीके की फोर्सेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमें देखती है मिलिट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लीड करती है। एक्सटर्नल डिफेंस मेजर जितने भी चीजें होती हैं, बाहर से आने वाले थ्रेट होते हैं, उन सबको हैंडल करते हैं। इसमें आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देखने को मिल जाती है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपको देखने को मिल जाती है। फिर आती है आपकी सीएपीएफ फोर्सेस, जो कि होम मिनिस्ट्री लीड करती है। इनका काम क्या होता है? आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करना और इंटरनल सिक्योरिटीज को मेंटेन करना इनका काम होता है। जहां पे आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एनएसजी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आज हमारा जो डिस्कशन है वो सीएपीएफ को लेकर है, बट फिर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आते हैं आपके स्टेट पुलिस। नो डाउट स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट इनको लीड करने का काम करती है। आपने सुना भी होगा इंडियन पॉलिटी जब आप लोग पढ़ते हो, सेंटर, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट वाले। एग्जैक्टली फिर आता है स्पेशल, कुछ यहाँ पर बनाए जाते हैं जैसे एसपीजी, कोस्ट गार्ड बनाए गए हैं। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कोस्ट गार्ड को भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लीड करती है, बट इनको क्या अलग से यहाँ पर डिजाइन किया गया फॉर द कोस्टल एरिया के प्रोटेक्शन के लिए। एंड इसके अलावा फिर इंटेलिजेंस यूनिट आती हैं, वो अपने लेवल पर अलग काम करती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब इंटेलिजेंस यूनिट केवल आईबी और रॉ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटेलिजेंस के रूप में काम करती हैं। वेल, यहाँ पे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गई। पर हम बात करें सीएपीएफ फोर्सेस के बारे में, तो सीएपीएफ फोर्सेस की एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इनको पैरामिलिट्री का दर्जा दिया जाता है। अगर आज के टाइम पीरियड पे देखें तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो ये है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी स्ट्रेंथ है वो सीआरपीएफ के पास है, उसके बाद बीएसएफ के पास है, उसके बाद सीआईएसएफ के पास है, उसके बाद आईटीबीपी, देन एसएसबी, देन असम राइफल एंड सबसे आखिर में आता है एनएसजी। एनएसजी फोर्स भले ही आपको कम पता चल रही है, बट अगर आप लोग एनएसजी का काम देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी कोई ऐसा थ्रेट हमारे सामने आता है, ठीक है, जिसे न्यूट्रलाइज करने में आपकी जो स्टेट मशीनरी होती है वो फेल हो जाती है, तब ऐसे में कई बार क्या आप लोग एनएसजी को, ब्लैक कैट कमांडोज को देखते हो। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा ये लोग चर्चा में कब आए? जब आप लोगों ने 26/11 का अटैक देखा था, तब सबसे ज्यादा चर्चा में आप ये लोग दिखे थे। दुनिया भर के सामने इन्होंने अपने एक्शंस दिखाई। वेल, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें असम राइफल, असम राइफल भी एक यूनिक कंडीशन है। आती ये भले ही होम मिनिस्ट्री के अंडर में, पैरामिलिट्री में, बट इसे काम करने का जो तरीका है, इसके ज्यादातर जो ऑफिसर्स रहते हैं अपर लेवल पर, वो ज्यादातर आर्मी से ही आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया जो नॉर्थ ईस्ट का है वहां पर सर्व कर रही है। ठीक है, इंसर्जेंसी के खतरे बहुत ज्यादा है, तो आर्मी और असम राइफल दोनों यहां पर मिलकर काम करते हैं, एंड ये चीज जरूरी भी है। हालांकि सभी फोर्सेस के साथ डिफेंस फोर्सेस या पैरामिलिट्री और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिलकर ही काम करते हैं, पर फिर भी सबके अपने अपने रोल हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अगर आप लोग बात करोगे असम राइफल, तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट आपको पता चलती है, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पता चलती है। ठीक है, कब? कॉलोनियल एरा जब था, अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे, उसी टाइम पीरियड पे इसको स्टेब्लिश किया गया था, है ना। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स के रूप में इनको लाया गया था। आगे चलकर अगर आप लोग देखोगे, इंडो चीनो वॉर हुई है तो उस समय पर आईटीबीपी को लाया गया। ठीक है, आगे चलकर इंडो पाक वॉर हुई है तब बीएसएफ का क्रिएशन हो रहा है, एंड देन फिर आगे चलकर आप देख रहे हो तो एनएसजी का क्रिएशन हो रहा है। एंड इसी वजह से अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम फ्रेम में यहां पर आपको नई नई फोर्सेस देखने को मिलती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे आज के टाइम पीरियड पे आप लोग एक कमांडो यूनिट का नाम सुनते हो जिसका नाम है कोबरा, जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी आप लोगों को जो नक्सलाइट रीजन्स थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाले जो रीजन्स थे वहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो उनको क्या जरूरत पड़ने के हिसाब से क्रिएट की जाती है इस तरह की यूनिट्स, इस तरह की रेजिमेंट्स, या समटाइम्स इस तरीके की बेहतरीन फोर्सेस। अब
अगर आप लोग बात करोगे कि भाई ये काम कहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई मल्टीपल जो रीजन्स होते हैं वहां पर ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर वाला ये अगर आप लोग पार्ट देखोगे तो इस पार्ट में ज्यादातर आर्मी खुद लीड करती है। बाकी अगर आप लोग देखोगे चाइना वाला जो बॉर्डर का रीजन है वहां पे आपको आईटीबीपी देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर ये जो आपका यूपी बिहार और इधर उत्तराखंड के रीजन है तो इस रीजन में आपको एसएसबी देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेपाल बॉर्डर को कंट्रोल करते हुए। फिर असम राइफल की अगर बात करेंगे तो असम राइफल आपको नॉर्थ ईस्ट के पूरे रीजन में कंट्रोल करते हुए मिल जाती है। ठीक है, बीएसएफ की बात करेंगे तो पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, एंड यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, बांग्लादेश की, जो आज के टाइम पीरियड पे एक नए थ्रेट के रूप में हमारे सामने आ रहा है, इन बॉर्डर्स को कंट्रोल करती हुई हमको मिलती है। एंड बीएसएफ इतनी ज्यादा बेहतरीन फोर्सेस में से एक है, इतने हार्ड टेरेन में काम करती है कि मतलब ये एक ऐसी फोर्स है जिसके पास अपनी खुद की एयर विंग है, अपनी खुद की नेवल विंग है। ठीक है, मतलब सोचो कि कितनी ज्यादा मतलब इसको महारत हासिल होगी इस तरीके की टेरेन्स में काम करने की, इन सब चीजों की। वेल अब जरा हम लोग आगे बढ़े तो इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वो जान लो। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को जो पता चलता है वो क्या पता चलता है, सर इलेक्शन ड्यूटीज होती है ना, तो वहां पर हमको ये लोग देखने को मिलते हैं। ज्यादातर हम लोगों के सामने ये लोग आते ही तब हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए डेमोक्रेसी को बनाए रखने के एक बहुत बड़े पिलर के रूप में भी हमको ये फोर्सेस नजर आती हैं। एंड इस बार तो कई सारे इमोशनल फोटोज आपके वायरल हुए थे जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे, तो कई बार बच्चे मिल रहे थे, फीमेल्स मिल रही थी, राखियां बांध रही थी, पैर छू रही थी डिफेंस फोर्सेस के लोगों के। तो ये अपने आप में सच में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, यहां पर भी इन फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब भी कभी कुछ ऐसा होता है तो ये फोर्सेस सबसे पहले रिएक्ट करती हैं किसके साथ, एनडीआरएफ के साथ। फिर अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे भी इन लोगों को भेजा जाता है, डिप्लॉयमेंट किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ लाया जाता है। इफ इसमें हमारी जो आर्मी होती है उससे भी लोग जाते हैं, बट यहां पर जो पैरामिलिट्रीज होती है उनसे भी लोगों को भेजा जाता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सिविल ऑर्डर, अब सिविल ऑर्डर मतलब कि अगर कभी भी स्टेट मशीनरी या स्टेट पुलिस या सिविल अथॉरिटीज फेल हो जाती हैं कहीं पर, ठीक है, नहीं मैनेज कर पाती, कभी भी कोई ऐसे कम्युनल राइट हो गए, ठीक है, कहीं पर भी कोई ऐसी सिविल डिस्टर्बेंस आता है, तो ऐसे में इन फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय किया जाता है ताकि ये फोर्सेस इन सारी रीजन्स में शांति बनाए रखें, लोगों के जान और माल को हानि ना हो, इस चीज का ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रखते हैं। अब केवल इतना ही नहीं है, यहां पर एक चीज और भी है, वो क्या है, अगर आप लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं तो सिविल ऑर्डर में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि आपके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टेब्लिशमेंट्स, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम भी एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशंस या ये फोर्सेस ही करती हैं। जैसे इसरो का कोई सेंटर है, ठीक है, डीआरडीओ की कोई जगह है, और भी कोई ऐसा रीजन है जहां पर हमको फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़े, ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, उनको प्रोटेक्शन कौन करते हैं, यही फोर्सेस देती हैं। वेल इसके अलावा अगर आप लोग यहां पर बात करते हो, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, उनकी सुरक्षा में भी आप जो ग्रुप देखते हो वो ग्रुप स्पेशल ग्रुप यही है। हाँ, पर यहां पे प्रधानमंत्री वाले ग्रुप को आप कंसीडर मत करना, या प्रेसिडेंट वाले ग्रुप को नहीं, वो प्रेसिडेंट गार्ड्स अलग हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए जो एसपीजी है वो अलग है, और ये लोग जो बाकी जेड प्लस सिक्योरिटीज देते हैं अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स को, वो अलग है। वेल अब आप अगर सीएपीएफ का हिस्सा बनना चाहते हो या सीएपीएफ फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो वो कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है, एज अ ऑफिसर कैडर आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप लोगों को पता है असिस्टेंट कमांडेंट का यूपीएससी का एग्जाम होता है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम हर साल एक बार होता है। ठीक है, जुलाई और अगस्त के आसपास हमेशा इसका एग्जाम दिखेगा, या तो जुलाई के सेकंड वीक से लेकर लास्ट वीक के बीच में, सेकंड टू फोर्थ वीक, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या है, टॉप या लेटरल जो एंट्रीज होती है, मतलब कि जो आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं वो सीधे अपर लेवल पर आकर बैठते हैं। ठीक है, अगर आप एज अ आईपीएस जाते हो तो एज अ आईपीएस आपको यहां पर आने का मौका मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज लोअर लेवल पर एज अ कांस्टेबल भी आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है,
अब यहां पर एक और चीज आती है कि ये तो है ही है, बट एक और मिड रीजन होता है जहां पर आप लोग एसएससी सीपीओ का एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू एंट्री ले सकते हो। और एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप लोगों को एज अ सब इंस्पेक्टर एंट्री मिलती है। कैसे एंट्री मिलती है? एज अ सब इंस्पेक्टर एंट्री मिलती है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है एज अ इंस्पेक्टर, एंड फाइनली फिर आपको वहां पे आगे चलकर एक और प्रमोशन मिलता है, एंड फिर आपको मौका मिलता है यहां पे एज अ ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। ठीक है, तो ये भी तरीका है। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 तरीके हो गए आपके यहां पर एंट्री लेने के। ठीक है, ये वाला तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे तरीके आपको डायरेक्टली सीएपीएफ का हिस्सा बनने के लिए मौका देते हैं। वेल, अब बात करते हैं भाई, सीधी सिंपल सी बात, ऑपरेशनल रियलिटी क्या है आज के टाइम पीरियड पे सीएपीएफ की। देखो, सीधी सिंपल बात, डेफिनेटली बजट्स एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट बजट आपका सीआरपीएफ के पास जाता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग ह्यूमन कॉस्ट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पीरियड पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि हमको बहुत से कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर सुसाइड जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? हाई स्ट्रेस की वजह से होता है कई बार। ठीक है, कई बार वर्कलोड इस तरीके का हो जाता है। समटाइम्स यहां पे कई बार लोग इमोशनल डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। वेल, एक्सट्रीम फैमिली सेपरेशंस, लॉन्ग बॉर्डर एंड इंसर्जेंसी डिप्लॉयमेंट, हाई कैजुअलिटी रेट्स, ये सब चीजें भी हमको कई बार देखने को मिलती हैं। बट समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि ये लोग बॉर्डर पर नहीं सर, देश के अंदर ही जो लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं, वो इनके ऊपर जब हमला करते हैं। कई बार आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो दंतेवाड़ा एक केस हुआ था, आप लोग कभी पढ़िएगा उस केस के बारे में, सुनिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। किस तरीके से नक्सलाइट लोगों ने इन लोगों को घेर के किस तरीके से मारा था। एंड अनफॉर्चुनेटली उस समय पर हमारी सरकार कुछ कर भी नहीं रही थी। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पे हमें सैल्यूट करना चाहिए इन फोर्सेस को जिन्होंने पूरी तरीके से भारत की धरती से ये जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग थे, जिनको आप लोग रेड कॉरिडोर वाले लोग कहते हैं, जिनको आप लोग नक्सलाइट कहते हैं, उनको पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया है। हाँ, ले देकर गिनती के कुछ अर्बन नक्सल्स एंड ले देकर कुछ दंतेवाड़ा के आसपास के रीजन्स में कुछ छुपे हुए लोग बैठे हैं, उनको भी निकाल कर ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, अर्बन नक्सल्स को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स में बैठे होते हैं, तो इनको फाइंड आउट करके निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन फोर्सेस के लिए और हमारे लिए भी। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सिविल मिलिट्री एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो आपको देखने को मिल जाती है। कई बार आप लोगों ने यहाँ पे आसफा को लेकर डिस्कशन देखा होगा। ठीक है, कई बार इस तरीके के रीजंस में और ज्यादा डिप्लॉयमेंट, कई बार डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से टेंशन होती है। कई बार स्टेट मशीनरीज इसको लेकर क्वेश्चन कर देती है, तो वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर और एक सबसे बड़ी चीज है, वो है लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। ठीक है, लेटेस्ट एडवांस वेपन्स, ठीक है, आर्सेनल्स, इन सब का सप्लाई करना। ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट होंगे तो ज्यादा बेहतर सर्विस भी ये लोग दे पाएंगे और इससे कैजुअलिटीज भी कम हो जाएंगी। अब अगर आप लोगों को जानना है तो आपके सामने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लीड करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड लेफ्ट विंग से लड़ने का काम करते हैं। लार्जेस्ट फोर्स है, कोबरा विंग के बारे में अभी बात कर रहा था, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। फिर बीएसएफ की बात करते हैं, पाक और बांग्लादेश बॉर्डर पर ये लोग क्या करते हैं, लीड करते हैं, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। फिर बात करते हैं सीआईएसएफ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरपोर्ट्स, आपके मेट्रो, इन सबको सिक्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है आईटीबीपी, तो चाइनीज बॉर्डर के जो रीजन्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं। एसएसबी के बारे में बात करें तो नेपाल एंड भूटान बॉर्डर का जो रीजन है वहां पर ये लोग क्या करते हैं, गार्ड करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं असम राइफल की, तो म्यांमार बॉर्डर एंड नॉर्थ ईस्ट को होल्ड करने का काम करते हैं, ओल्डेस्ट फोर्सेस में से एक है एंड ड्वेल कंट्रोल के हिसाब से काम करती है। एंड फिर बात करते हैं एनएसजी की, तो ये काउंटर टेररिज्म के लिए और वीआईपीज की सिक्योरिटीज के लिए लाई गई थी। 100% डिप्लॉयमेंट है एंड इसे 1984 के बाद यहां पे लाया गया था। वेल, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर अभी भी आपको कुछ जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं
और इस तरीके के वीडियोस में अगर आप लोग चाहते हैं मैं और भी चीजें आपको बताऊं, डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताऊं, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप और किन फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।